नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर के पेपर थर्ड के फोर्थ लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। टूल्स एंड टेक्निक्स में से हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए लाइगेज और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की आवश्यकता क्या है, तो उसके लिए हम इसे समझेंगे। जिसे हमने लास्ट लेक्चर में पीसीआर पढ़ा था। अब पीसीआर से आपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लिया या उसके बहुत सारी कॉपीज तैयार कर ली, लेकिन पीसीआर मशीन जो थर्मोसाइक्लर होता है उससे आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें डीएनए का मल्टीप्लिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि आपको विजिबल नहीं होता कि उसमें डीएनए की कितनी कॉपीज़ बनी है और बनी है या फिर नहीं बनी है। तो इसमें हम इसके लिए हमको क्या करना होगा, डीएनए के जो विभिन्न फ्रेगमेंट्स है उनको पहले अलग अलग करना होगा और उनको फिर विजुअलाइज करना होगा, मतलब उनको देखना होगा। तो इस प्रकार से हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की आवश्यकता होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट तकनीक है। इसके साथ ही अगर जैसे हम क्लोनिंग करते हैं, एक डीएनए के खंड को हमने दूसरे वेक्टर में या किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो डीएनए है उस पर ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं। तो उसको विजुलाइज करने के लिए हमको सबसे पहले उसको सेपरेट करना पड़ेगा और उसके बाद में हमें उसे विजुलाइज करना पड़ेगा। तो बेसिकली इट इज़ अ टेक्निक फॉर सेपरेशन एंड विजुलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। इसीलिए इसकी आवश्यकता होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। आगे अगर हम देखें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो यह एक तकनीक है जिसमें डीएनए, आरएनए अथवा प्रोटीन को उनके मॉलिक्यूलर वेट तथा उनके चार्ज के अनुसार पृथक पृथक किया जाता है। तो यहाँ पे हम किस चीज़ को अलग कर सकते हैं, तीनों प्रकार के मॉलिक्यूल्स, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन, उसमें से जिसकी भी आवश्यकता है हमको पता करने की, उसको उसके मॉलिक्यूलर साइज तथा उसके आवेश के अकॉर्डिंग अलग अलग किया जाता है। इसके अंदर जो हम जेल काम में लेते हैं वह भी विभिन्न प्रकार का हो सकता है। वह एगेरोस का बना हो सकता है या वो पॉलीक्राइल एमाइड का बना हो सकता है। तो इसी कारण विभिन्न प्रकार की तकनीकें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में काम में ली जाती है, जैसे एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या पेज, एसडीएस पेज, टू डायमेंशन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आदि। अगर हम डीएनए की बात करें तो सामान्यतया डीएनए को सेपरेट करने के लिए एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काम में ली जाती है। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, इसमें जो जेल होता है वह एगेरोस का बना होता है। एगेरोस एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है जो कि लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है। इस एगेरोस की खासियत यह होती है कि जब इसे गर्म पानी में उबाला जाता है तो यह लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन जब उस सॉल्यूशन को ठंडा किया जाता है तो यह जम जाता है। और जमता भी किस फॉर्म में है, जेल फॉर्म में। जेल क्या होता है, न तो वो बिल्कुल सॉलिड होता है मतलब कठोर होता है, नहीं वह लिक्विड होता है या कि बिल्कुल द्रव्य होता है। तो जेल बनने की से फ़ायदा क्या होता है कि जेल की संरचना अगर हम समझें तो उसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन क्योंकि वह बहुत लूजली अरेंज है जेल की मैट्रिक्स, तो इसमें बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं। और यही पोर्स किसका कार्य करते हैं, हमारे जो भी मॉलिक्यूल जैसे डीएनए, आरएनए अथवा प्रोटीन को छानने का कार्य करते हैं। कैसे छानेंगे, जैसे हम छलनी में छानते हैं कि जो छोटे कण होंगे वो छलनी से निकल जाते हैं, लेकिन जो बड़े कण हैं वो छलनी में अटक जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब पहले डीएनए को पहले जेल बनाया जाता है, जेल में कुछ भाग वेल्स के रूप में पाए जाते हैं। जब जेल बनता है तो उसमें हम एक प्रकार का कॉम्ब लगा देते हैं, और जैसे जेल ठंडा होता है उन कॉम्ब्स को निकाल देते हैं तो उनकी जगह पर क्या बन जाते हैं, वेल्स बन जाते हैं। वेल्स मतलब खड्डे की समान संरचनाएं होती है जिसमें हम सैंपल को लोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर जेल बिल्कुल चपटा होगा या बिल्कुल स्मूथ होगा तो हम जैसे सैंपल उस पर डालेंगे तो सैंपल फैल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ खड्डे की समान संरचना होती है जिनको हम वेल्स कहते हैं। उसके पश्चात इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाता है बफर के साथ में। जैसे एक साइड में कैथोड होता है, एक साइड में एनोड होता है। डीएनए का स्वयं का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि एक प्रकार का एसिड है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो फिर क्या होगा, डीएनए कैथोड से एनोड की तरफ रन करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर रन करेगा। तो यहाँ पे तो होगी बात आवेश की। अब है कि किस प्रकार से डीएनए का सेपरेशन होगा।
तो जो डीएनए के खंड छोटे होंगे वे आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, जबकि जो डीएनए के खंड बड़े होंगे वे थोड़ा स्लो स्लो बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से डीएनए के सभी खंड अपने अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग आगे प्रवाहित होंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में जब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरा रन कर जाता है तो भी हमको जो बैंड्स है डीएनए के, बैंड्स बेसिकली क्या होते हैं, डीएनए के खंडों का समूह मिलकर एक बैंड बनाता है। तो ये बैंड्स विजिबल नहीं होते, मतलब हमको दिखाई नहीं देते। तो पहले हमको इस जेल को पहले स्टेन करना होता है, स्टेन मतलब अभिरंजित करना होता है। इसके पश्चात हमको ये जो बैंड्स है वो दिखाई देते हैं। ये सब चीज़ें मैं आगे आपको डायग्राम्स के साथ में समझाऊंगी, तो फिर आपको इजीली समझ में आएगी। अब आप देखिए, जो हमने बात की थी कि यहाँ पे डीएनए का मिक्सचर लोड किया जाता है वेल्स में। तो आप देख रहे हैं तीर के निशान दिखाई दे रहे हैं, तो ये है वेल्स। यहाँ पे आपने डीएनए को के सैंपल डाला। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि पावर ऑन की जाती है, तो ये कैथोड से एनोड की तरफ प्रवाहित होता है। आप देख रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इस प्रकार से डीएनए का सैंपल यहाँ प्रवाहित होगा। प्रवाहित होने के बाद में आप देख रहे हैं कि जो लॉन्गर मॉलिक्यूलर मतलब जो बड़े डीएनए हैं, अधिक मॉलिक्यूलर वेट वाले डीएनए हैं, वे कैथोड की तरफ ही रुक जाएंगे और जो छोटे डीएनए हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, अगर रेसिंग चल रही है तो जो हल्का व्यक्ति होता है वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो भारी व्यक्ति है वो पीछे रह जाता है। समझिए वैसी एक परिस्थिति है ये भी। तो यहाँ पे भी जो बैंड जिस प्रकार से बनेंगे, सबसे छोटा डीएनए एनोड की तरफ बने आएगा और सबसे बड़ा डीएनए कैथोड की तरफ रहेगा। बाकी सब इनके बीच में जहाँ जहाँ उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से डीएनए अलग अलग हो जाते हैं। एक्चुअल में जो पिक्चर दिखाई देती है बैंड्स की वो ऐसी होती है। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जो स्केल दे रखी है 2600, ये इसके बेस पेयर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सबसे ऊपर एक बड़ा डीएनए है, सबसे नीचे जो बिल्कुल हल्का है 100 किलो बेस पेयर वाला, वो सबसे छोटा डीएनए है। तो इस प्रकार से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन होती है। धन्यवाद।